Hello everyone, welcome to the 9th lecture of our course Construction Project Management. In today's lecture we are going to discuss about the various types of construction contracts. Right, in previous video we have discussed the different types of tenders, and in today we are going to discuss the types of construction contracts. ठीक हो गया? तो पहले थोड़ा सा मैं रिव्यू आपको दे दूं। जो पिछला लेक्चर हमने डिस्कस किया था उसके अंदर एक चीज़ हमने ये डिस्कस की थी कि हमने एक चीज़ डिफाइन किया था, राइट। लेट्स से यहाँ पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो रहा था, राइट। कॉन्ट्रैक्ट हमारा अवार्ड यहाँ पे हो रहा था। तो इससे पहले क्या क्या चीज़ें होती हैं, अभी हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो अवार्ड हो रहा है इसके टाइप्स पढ़ रहे हैं ना, कि ये किस किस तरीके से हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं बिटवीन, कि आप सिंपल एग्जांपल ले लें किसी क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट होगा, तो उसके टाइप्स क्या क्या होंगे। सही है। इससे पहले ये चीज़ आप समझ लें कि कॉन्ट्रैक्ट से पहले क्या होता था, टेंडरिंग का फेज होता था, राइट। हमारा ये वाला फेज क्या है, टेंडरिंग का फेज था ये। इसके अंदर शुरू में जाहिर सी बात सबसे पहला काम क्या होता है, जो आपका एम्प्लॉय होगा या क्लाइंट होगा वो नोटिस ऑफ इनवाइटिंग टेंडर्स के लिए नोटिस लगाएगा, इनवाइट करेगा। तो इसमें क्या होगा, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स जो एलिजिबल हैं वो क्या करेंगे, यहाँ से डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे। सही है, नोटिस को देखने के बाद अब ये सारे लेंगे, उसके बाद जो है यहाँ पे ये सबमिट कर देंगे। सही है। जब ये सबमिट करेंगे तो सबमिट करने के बाद प्री क्वालिफिकेशन होगी। सही है। देन उसमें जो सिलेक्टेड होगा, जो विन करेगा, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक हो गया। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा इसके डिफरेंट टाइप्स हैं, उनको आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। वैसे कॉन्ट्रैक्ट का एक डेफिनेशन बताया जाता है एग्ज़ाम्स वगैरह में, या आपके जो एंट्री टेस्ट वगैरह होते हैं उसमें पूछा भी जाता है कि एग्जैक्टली कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करें, या इंटरव्यूज़ वगैरह में पूछा जाता है कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो आप ये बोल सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट होता है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है आपका, होता तो एग्रीमेंट है, लेकिन ऐसा एग्रीमेंट जो कि विच इज इनफोर्स बाय लॉ। ठीक हो गया जी। तो ये इसका डेफिनेशन है। तो लेट्स स्टार्ट विद द टाइप्स। सबसे पहला जो हमारा टाइप आएगा टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, ये हमारा एक टाइप है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का। इसके अंदर क्या चीज़ होती है, दिस इज बेसिकली नोन एज वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। सही है। इसमें क्लाइंट आपको ये बोलेगा कि, क्लाइंट आपको क्या बोलेगा, क्लाइंट कॉन्ट्रैक्टर को बोलेगा सारा काम आप खुद ही कर लें, राइट। कॉन्ट्रैक्टर को बोलेगा कि सारा काम आप खुद कर लें। मतलब इसका मतलब ये है कि लेबर भी आपकी अपनी होगी, मटेरियल भी आपका अपना होगा,
इक्विपमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट होगी, मतलब एवरीथिंग फ्रॉम ए टू जी, ये सारा काम आप खुद कर लें। सिर्फ काम करने के बाद आपने मुझे क्या बताना है कि आपने कॉस्ट सबमिट करना है कि ये जो काम आपने बताया मैं इतने में करूंगा, राइट। तो ये जो कॉस्ट आप बताएंगे ना, इसके ऊपर क्लाइंट आपको एक फिक्स्ड परसेंटेज देगा। ठीक हो गया। जैसे मैं कह रहा हूं कि ये कॉन्ट्रैक्ट में कर लूंगा 2 मिलियन में, तो आपका जो क्लाइंट होगा वो आपको बोलेगा कि आप 2 मिलियन के ऊपर मैं आपको कुछ परसेंटेज दूंगा। लेट्स से 2 मिलियन के ऊपर बोल रहा है कि मैं आपको 10% दूंगा। ये आपका वर्क फी होगा जो आप काम करेंगे, या फिर परसेंटेज दे सकता है, या फिर इसके अलावा दूसरा ये है कि फी सेलेक्टेड अमाउंट, फिक्स्ड फी अमाउंट, परसेंटेज ना बोले, आपको बोले कि 2 मिलियन आपका जो काम होगा उसका कॉस्ट हो गया, प्लस मैं आपको 0.5 मिलियन आपको इसके ऊपर एक्स्ट्रा दूंगा। ठीक हो गया। तो अगर इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो तो इसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक हो गया। जो कॉस्ट एक्चुअल आएगा उसके ऊपर प्लस आपको या तो परसेंटेज मिलेगी या एक फिक्स्ड अमाउंट मिलेगा। ठीक हो गया। तो इसका टोटल कितना होगा? अब कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट का हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन शो कर रहे थे। तो कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है ना, आपका नेट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगा, उसके ऊपर क्लाइंट आपको एक परसेंटेज प्रॉफिट देगा। ठीक हो गया। या फिर आपको एक फी देगा, फी ऑफ कॉन्ट्रैक्टर जिसको बोलते हैं। ठीक हो गया। तो इस तरह का एग्रीमेंट अगर हो क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में तो इसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। अब हमारा सेकंड टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है अब इसके अलावा इसके कुछ यूजेस भी मैं आपको बता देता हूँ। इससे पहले ना, ये यूज कहाँ पे होगा? अब ये sort of one of old contracts, इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। सही है। और ये जो है ना, अब जैसे आप आज से 50 ईयर्स 100 ईयर्स पहले चले जाएं, या ड्यूरिंग जो वर्ल्ड वॉर 1 था उसके अंदर आप देखें तो उस वक्त हमारे पास रिसोर्सेज क्या थी? नहीं थी, कम थी। लाइक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, जो दूसरे सॉफ्टवेयर आजकल हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वो हमारे पास मौजूद नहीं थी। सही है। तो उस वक्त एक प्रॉपर आइडिया बनाना, कॉस्ट एस्टिमेशन करना प्रोजेक्ट का, कि इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना आएगा, रिनोवेशन में कितना खर्चा आएगा, तो वो चीज़ करना मुश्किल था। तो उस वक्त क्या करता था क्लाइंट, कॉन्ट्रैक्टर को बोलता था कि आप एक अमाउंट बता दें, उसके ऊपर मैं आपको इतना प्रॉफिट दूंगा या इतनी फी दूंगा, तो आप इसको कंस्ट्रक्ट कर लें। ठीक हो गया। तो वो एक रीज़न था कि इस कॉन्ट्रैक्ट का यूज़ होता था। उसके अलावा आजकल तो ये लेस यूज़ हो रहा है, लेकिन ये नहीं है कि ये बिल्कुल यूज़ नहीं हो रहा है। यूज़ हो रहा है ये कॉन्ट्रैक्ट का टाइप, लेकिन इसका यूज़ बहुत कम है नाउअडेज। ठीक हो। अब इसको यूज़ हम कहाँ करते हैं? इसको यूज़ यहाँ वहाँ पे करते हैं, यहाँ पे हमारे पास लेस टाइम ड्यूरेशन टू स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट। हमारे पास अगर प्रोजेक्ट के लिए लेस टाइम ड्यूरेशन है तब हम इसको प्रेफर करते हैं। और उसके अलावा अगर हमारा प्रायोरिटी टाइम एंड क्वालिटी है। सही है। टाइम एंड क्वालिटी अगर हमारा प्रायोरिटी है कि हमारा काम क्वालिटी का हो और टाइम पे हो, तो उस वक्त हम ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। क्योंकि अब कॉन्ट्रैक्टर अपने लिए पैसे बचाने के लिए चीज़ें नहीं करेगा। क्यों? राइट। क्योंकि उसको जितना कॉस्ट है वो भी पूरा मिलना है, उसके ऊपर उसको प्रॉफिट भी अपना मिलना है।
तो इसमें अगर हमें काम के अंदर क्वालिटी चाहिए या फिर टाइम पे कंप्लीट करना चाहिए शामिल होगा। और इसमें मनी डजंट मैटर्स, क्योंकि क्लाइंट ने आपको बोला हुआ कॉस्ट जितना भी आ रहा है मैं आपको दूंगा, उसके ऊपर प्रॉफिट भी दूंगा, तो मनी इसमें मैटर नहीं करता, सही है। या दूसरे जो भी एक्सपेंडिचर्स हैं, जो भी खर्चे हैं, वो इसमें मैटर नहीं करता। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स में हम इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। सेकंड हमारा कॉन्ट्रैक्ट का टाइप आता है, इसको हम बोलते हैं लंप सम कॉन्ट्रैक्ट। ठीक हो गया। या फिर इसको हम दूसरा नाम देते हैं फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक हो गया जी। इसमें क्या होता है, क्लाइंट आपको ये बोलता है कि आप एक सिंगल लाइन में एक ही अमाउंट मुझे बता दें। क्लाइंट विल आस्क यू टू पुट सिंगल लाइन आइटम कॉस्ट फॉर द प्रोजेक्ट, नो नीड टू सबमिट डिटेल्स ऑफ एस्टिमेशन। इसमें आपको डिटेल्ड एस्टिमेशन सबमिट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको वन लाइन कॉस्ट बताना पड़ता है और नो नीड टू सबमिट डिटेल्ड एस्टिमेशन। सही हो गया। और इसमें जो है ना क्लाइंट रिस्पॉन्सिबल होगा कि वो आपको स्कोप ऑफ वर्क भी बताए, स्कोप क्या है आपके प्रोजेक्ट का, और टाइम ड्यूरेशन भी डिफाइन करके बताए कि कितने टाइम में करना है। ठीक हो गया। आपके प्रोजेक्ट को फाइनलाइज करना है, फ्रीज करने में कितना टाइम लगेगा, ये चीज़ आपको बताएगा। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को हम फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट या लम सम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक। इसमें जो आप वन लाइन कॉस्ट बताओगे, इसके अंदर आपने अपना प्रॉफिट भी इंक्लूड करके बताना है। सही हो गया, क्योंकि ऊपर वाले कॉन्ट्रैक्ट की तरह वो आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट परसेंटेज या कोई फिक्स्ड अमाउंट फी आपको नहीं देगा। तो आप जो कॉस्ट उनको बताएंगे उसके अंदर आपने अपना प्रॉफिट भी इंक्लूड करना है। नेक्स्ट टाइप आता है कॉन्ट्रैक्ट का, ये कहलाता है कैलेंडर कॉन्ट्रैक्ट। अब इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, लेट मी ऐड अ पेज। एक तो ये नाम से आपको शो हो रहा है, ये ज्यादातर जो है ना आपके रिफाइनरीज या इंडस्ट्रीज के अंदर यूज होता है। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज कंसीडर होती है, हम क्या चीज कंसीडर करते हैं इसमें, मटेरियल जो यूज हो रहा है प्लस टाइम, इन दोनों की अलग पेमेंट सेपरेटली होगी, सेपरेट पेमेंट होगी। टाइम आप जितना लगा रहे हैं उसकी अलग पेमेंट होगी, मटेरियल जो लगा रहे हैं उसकी अलग पेमेंट होगी। इसका एग्जांपल ये है कि ये ज़्यादातर आप इंडस्ट्रीज या रिफाइनरीज के अंदर इसको आप इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स को देखेंगे। उसमें होता क्या है, अब इंडस्ट्री या रिफाइनरीज के अंदर मशीनरी होती है, राइट। मशीनरी जो आपकी होगी या फिर आपके जो इक्विपमेंट्स मौजूद होंगे, इनकी टाइम टू टाइम मेंटेनेंस करनी पड़ती है, राइट। अब मेंटेनेंस करना या फिर इसका पार्ट्स को चेंज करना, सही है।
तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो इसके अंदर होता क्या है, अब ये एक परमानेंट काम नहीं है, राइट, रेगुलर काम नहीं है, इसको डेली बेसिस पे आप करते नहीं है। इसके लिए जब जब आपको रिक्वायरमेंट होगी तब आपने काम करना है, राइट। तो मतलब विद इन 3 मंथ्स आपको इसकी मेंटेनेंस करनी है, तो 3 मंथ्स तो आप कोई काम नहीं करेंगे, राइट। तो ये परमानेंट आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, और डिपेंड करेगा कि आप 3 मंथ्स के बाद इसके अंदर मटेरियल क्या यूज कर रहे हैं। मटेरियल मीन्स आप कोई स्पेयर पार्ट्स वगैरह लेके आ रहे हैं, प्लस आप एक्सपर्ट्स को बुला रहे हैं, एक्सपर्ट्स को बुला के उनसे टाइम ले रहे हैं, जिनके पास वो टेक्निकल स्किल है, तो वो आके फिक्स करते हैं। तो उसमें आप मटेरियल को नोट करेंगे और एक्सपर्ट ने कितना टाइम लगाया है वो आप नोट करेंगे। तो इसके बेसिस पे आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा। सही हो गया, क्लाइंट और जो काम कर रहा है उसके बीच में, क्योंकि मेंटेनेंस स्टाफ जो है उधर परमानेंटली रिक्वायर्ड नहीं होती है। व्हेनेवर देयर इज नीड द कॉन्ट्रैक्टर विल कम and fix the issues and make bill against the material used and the time utilized। ठीक हो गया। तो इन बेसिस पे वो बिल बना के सबमिट करता जाएगा और उसको पेमेंट मिलती जाएगी। तो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट अगर हो तो इसको हम बोलते हैं कैलेंडर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट टाइप आता है कॉन्ट्रैक्ट का, फोर्थ टाइप। ये हमारा होता है ट्रंकी बेस्ड जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए होता है। इसको हम बोलते हैं इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। इस तरह आपने इसका पूरा नाम सुना नहीं होगा, इस तरह आपने सुना होगा ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। सही होगा, इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। और ये हमारी क्या होती हैं, ट्रंकी बेसिक्स पे जो कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट्स होती हैं। अब इसमें नाम से जाहिर हो रहा है तो इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट और फिर कंस्ट्रक्शन। ठीक हो गया। तो ये इस तरह के प्रोजेक्ट ज़्यादातर ये आपके इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह में ज़्यादा यूज़ होती नहीं है, लेकिन गल्फ कंट्रीज़ के अंदर ये इस तरह के टेंडर केसेस बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। और हमने टेंडर की जो टाइप्स पढ़ी थी ना, उसमें एक हमने ग्लोबल टेंडर पढ़ा था, राइट। तो ग्लोबल टेंडर्स में ज़्यादातर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट ही होता है ज़्यादातर केसेस में। सही है। तो इसमें क्या होता है, इस किसी जिस तरह लेट्स से कोई एग्जांपल ले लें, एक क्लाइंट है, एक बंदा है, सही है, उसके पास क्या चीज़ है, मनी भी है, उसके पास लैंड भी है, तो वो इसके ऊपर एक हाई राइज बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना चाह रहा है। सही है। तो ये सिर्फ आपको क्या प्रोवाइड करेगा, ही और शी विल ओनली प्रोवाइड स्कोप ऑफ वर्क, आपको बताएगा कि प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है। उसके बाद बाकी काम आपका क्या है, बाकी सारी चीजें आपने करनी है। सारी चीजों में इंक्लूड क्या है, आपने इसकी इंजीनियरिंग में जो जो रिक्वायरमेंट वो पूरी करनी है, प्रोक्यूरमेंट के अंदर जो चीजें वो इन्वॉल्व हैं वो आपने पूरी करनी है, और कंस्ट्रक्शन भी आपने खुद करनी है, राइट। अब इंजीनियरिंग से क्या मुराद है, इंजीनियरिंग के अंदर आपका आर्किटेक्चरल वर्क आ गया, उसके अलावा वैल्यू इंजीनियरिंग आपने खुद करनी होगी, जैसे आपका MEP मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग की जो प्लानिंग होगी,
या ड्राइंग्स होंगी, और स्ट्रक्चर को डिज़ाइन आपने खुद करना होगा। उसके अलावा स्केजुअलिंग आपको खुद करनी पड़ेगी। इसी तरह प्रोक्योरमेंट के अंदर जो चीज़ें आती हैं वो भी आपको खुद करनी पड़ेंगी, लाइक आपका जो है कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसका जो प्रोक्योरमेंट होगा, कंस्ट्रक्शन मटेरियल की प्रोक्योरमेंट आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद फिर देन you need to do the construction work, कंप्लीट प्रोजेक्ट करने तक। सही हो गया। तो इसके अंदर जो है सॉरी पेमेंट के मेथड्स जो हैं वो किस तरह पेमेंट कैसे होगी इसके अंदर, इसमें पेमेंट जो होगी वो आपका स्टेजेस में डिवाइड होगा, या फिर इसको हम माइलस्टोन्स बोलते हैं। माइलस्टोन्स में फॉर एग्जांपल आप इस तरह फिक्स कर सकते हैं कि 10% पेमेंट ऑफ ओवरऑल लम सम अमाउंट, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 10% मुझे जो 10% मिलेगा ओवरऑल अमाउंट का फर्स्ट माइलस्टोन पे। फर्स्ट माइलस्टोन अगर मैंने क्या रखा है, फर्स्ट फ्लोर कंस्ट्रक्ट होता है तो उसके बाद मुझे टोटल अमाउंट का 10% मिलेगा। सही है। इसी तरह सेकंड फ्लोर पे मिलेगा। इसी तरह ये माइलस्टोन्स डिफाइंड होती हैं इसके अंदर, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में। अब कुछ कॉन्ट्रैक्ट इस तरह होते हैं जिसके अंदर आपने जितना काम किया है आपके जो BOQ के हिसाब से आइटम्स की क्वांटिटीज देख के, क्वांटिटी जितना काम आपका साइड पे हुआ है उसको मेयर करके मेयरमेंट बेसिस पे आपको पेमेंट होती है, राइट। लेकिन इस केस में आपके माइलस्टोन्स डिफाइंड होंगी। लाइक फर्स्ट फ्लोर मैंने कंप्लीट किया 10% पेमेंट हो गई, सेकंड फ्लोर किया उसके बाद 10% हो गई। तो ये इस तरह माइलस्टोन में डिफाइंड होता है पेमेंट। ठीक हो गया। तो इस केस में आपने क्या करना है, सारी चीज़ें आपको खुद करनी पड़ेंगी, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। अब नेक्स्ट हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट का टाइप है वो है फिफ्थ है, राइट। ये हमारा आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट। अब ये जो टाइप है ना, ये हमारे केस में, इन केस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट्स इसी बेस पे होती हैं, आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, या फिर नेक्स्ट अभी हम एक और टाइप पढ़ेंगे, वो दो ज़्यादा यूज़ होती हैं। तकरीबन आपका यूँ समझ लें कि 80 to 90% कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं पाकिस्तान और इंडिया में इसी कॉन्ट्रैक्ट के टाइप को फॉलो करती हैं। तो इसमें क्या होता है, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट के टाइप में जब क्लाइंट कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहता है तो क्लाइंट या एम्प्लॉयर जो होता है वो BOQ पहले ही बना के रखता है। BOQ मीन्स बिल ऑफ क्वांटिटीज, और BOQ के अंदर ऑब्वियसली आपके आइटम्स होती हैं, राइट। लेट्स से यहाँ पे आपके आइटम होंगी और उनका क्वांटिटी गिवन होगा। ठीक है। लेट्स से एक्सक्यूवेशन है, आपका प्लेन सीमेंट कंक्रीट है, RCC है, स्टील है, इस तरह आपके आइटम्स होंगी और इनकी क्वांटिटी होगी। इससे 1000 मीटर क्यूब, इसी तरह यूनिट्स के साथ 500 मीटर क्यूब एंड सो ऑन, इस तरह क्वांटिटीज होंगी। तो आपको यहाँ पे आइटम का रेट देना है, आइटम के हिसाब से, ये इस आइटम का इतना रेट, इस आइटम का इतना, इस आइटम का इतना,
आपने यहाँ पे बताना होता है। तो इसमें आइटम, जितना आइटम का आप काम करेंगे ना, उस हिसाब से आपको बिल भी इसी हिसाब से बनाना पड़ेगा। बिल जो बनेगा आपका, जैसे फर्स्ट मंथ के बाद आप बिल सबमिट कर रहे हैं और आपने एक्सक्यूवेशन का काम किया है 300 मीटर क्यूब, तो उसी हिसाब से आप बिल भी उसी हिसाब से बनाएंगे। पेमेंट शैल बी मेड ऑन मेजरमेंट बेसिस। बिल आपका बनेगा बेस्ड ऑन मेजरमेंट बेसिस। ठीक हो गया। जितना आपने काम किया है उसको मेयर करके, उस पार्टिकुलर आइटम को मेयर करके, उसके पार्टिकुलर प्राइस के हिसाब से आपको बिल की पेमेंट होगी। तो इसमें क्लाइंट की जिम्मेदारी होती है कि आपको प्रॉपर क्या चीज प्रोवाइड करे, स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड करे, उसके बाद आपको ड्राइंग्स भी दे दे, डिटेल्ड ड्राइंग्स। ये आपके क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट हमारा टाइप आता है परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें ऊपर वाले इस टाइप में आप प्राइस खुद ही बता रहे थे, राइट। अब नेक्स्ट जो है वो भी ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन एक ही डिफरेंस है। 6 जो होगा हमारा परसेंटेज रेट पे जो कॉन्ट्रैक्ट्स होंगी, ये क्या होगा, ये सेम एज जो ऊपर आइटम रेट का जो हमने पढ़ा था, सेम एज आइटम रेट। इसमें भी आपको क्लाइंट जो है स्पेसिफिकेशन और ड्राइंग सारी देगा, लेकिन आपने क्या करना है, इसमें एक परसेंटेज आपने बताना है। जो क्लाइंट ने अमाउंट डिफाइन किया हुआ है उसके ऊपर आपने परसेंटेज बताना है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैं अगर बोल लेता हूं इस तरह की, ड्राई वर्क जो है, ड्राई वर्क जितना भी है उसको मैं BOQ में जो अमाउंट दिया उसके ऊपर 50% अबव पे मैं करना चाह रहा हूँ। स्टील वर्क मैं 30% अबव पे करना चाह रहा हूँ। तो इस तरह आप कोई परसेंटेज डिफाइन कर लेते हैं, सही है। ऊपर वाले से सिर्फ ये चेंज है कि इसके अंदर हम परसेंटेज दे देते हैं, प्लस या माइनस में, या अबव कर सकते हैं, या आप इसको बोल सकते हैं कि मैं 10% बिलो अमाउंट पे ये करने के लिए रेडी हूँ। तो इस तरह आप कोई फिक्स परसेंटेज दे देते हैं क्लाइंट को। ठीक हो गया। ऊपर वाले में आपने हर आइटम का प्राइस देना होता है, इसमें आपने ओवरऑल परसेंटेज देना होता है। बाकी चीज़ें दोनों में तकरीबन सेम है, और पाकिस्तान और इंडिया में यही दो ज़्यादातर यूज़ होती हैं, परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट और आपका आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट। 7th हमारा है, इसको बोलते हैं लेबर रेट कॉन्ट्रैक्ट, या इसको आप एक और नाम भी दे सकते हैं, इसको बोलते हैं पीस रेट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक हो गया। ये भी बेस्ड करता है आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, बेस्ड ऑन आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन इसमें क्या होता है, आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक ही पार्टी इन्वॉल्व होती है, मेन कॉन्ट्रैक्टर जो होता है एक ही होता है, वो काम कर रहा होता है। लेकिन लेबर रेट कॉन्ट्रैक्ट में हम क्या करते हैं, काम को उसकी काम की नौयत के हिसाब से डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। लेट्स से स्टील का काम आपने किसी और को दे दिया, सही है,
और MEP का काम आपने किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, इसी तरह टाइलिंग का काम आपने किसी और को दे दिया, सही है, कंक्रीट शटरिंग का किसी और को पकड़ा दिया आपने काम। तो आप इसको डिफरेंट पीसेस में डिवाइड करते हो, सही है, और अलग अलग टीम्स को के साथ अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट करते हो, और ये कॉन्ट्रैक्ट जो होगा इनके साथ अलग अलग वो इसी पे बेस्ड होगा। आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट जो हमने डिस्कस किया इस पे ही बेस्ड करेगा, सही है। और इसमें एक और चीज डिफरेंट ये होती है ऊपर वालों से कि इसमें क्लाइंट जिम्मेदार होता है कि आपको मटेरियल और इक्विपमेंट आपको क्लाइंट खुद प्रोवाइड करेगा, आपने क्या करना है, सिर्फ लेबर प्रोवाइड करनी, मैन पावर, ठीक हो गया। तो ये ऊपर वाले के हिसाब से ये इसके अंदर डिफरेंस था। और नेक्स्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट का टाइप आता है। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जैसे आप कोई बिल्डिंग वगैरह बना रहे हो तो प्लिंथ एरिया कॉन्ट्रैक्ट, ठीक हो गया। इसमें कंस्ट्रक्ट करने वाला बंदा जो है कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, आपका जितना भी प्लिंथ एरिया है जहां पे आपने कंस्ट्रक्शन करनी उसका यूनिट एरिया के हिसाब से आप कोई रेट बता देते हो क्लाइंट को कि मैं इतने अमाउंट में पर स्क्वायर फीट या पर मीटर स्क्वायर ये काम आपको करके दूंगा, सही है। प्लिंथ एरिया के हिसाब से आप डिफाइन कर लेते हो। इसमें आपको आपका जो क्लाइंट होगा वो आपको सारी ड्राइंग्स देगा, ठीक हो गया, स्पेसिफिकेशंस देगा, उसकी बेसिस पे आप बताओगे कि आप कितने में करोगे एंड प्रपोज अ रेट बेस्ड ऑन द प्लिंथ एरिया। आप फिर कॉन्ट्रैक्टर जो है आप एक प्रपोज करोगे रेट बेस्ड ऑन प्लिंथ एरिया। जैसे मैंने आपको बताया कि आप बोलेंगे कि 500 रुपीज पर स्क्वायर फीट में ये काम करूंगा, ठीक हो गया। तो इसमें आप प्लिंथ एरिया के हिसाब से यूनिट रेट डिफाइन कर लेते हो, कितना एक सिंगल यूनिट में मैं इतना काम करूंगा। तो इसमें कॉन्ट्रैक्टर अपना कोड जब सबमिट करेगा तो फिर उसके बाद अप्रूवल के बाद वो काम शुरू कर सकता है। तो इसके डिसएडवांटेजेस कुछ हैं, वो ये हैं कि इसके अंदर जैसे प्लिंथ एरिया के अंदर प्लिंथ एरिया जो आपका होता है उसके अंदर आपका बेल्कनी एरिया कंसिडर नहीं होता, तो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकता है, राइट। वो एरिया इंक्लूड नहीं हो गया तो आपकी पेमेंट लेस हो सकती है। तो इसमें आप कहाँ पे इसको कवर कर सकते हो, इसमें आप यहाँ पे जब यूनिट रेट दोगे ना तो इसमें ऑब्वियसली आपका बालकनी एरिया प्लिंथ एरिया कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडर नहीं होता है, तो आप इसको 500 अगर एक्चुअल बन रहा है तो 500 को आप 520 रुपीज पर स्क्वायर फीट कर दोगे, तो वो आपका जो यहाँ पे बालकनी का एरिया जो कंसिडर नहीं हो रहा उसमें जो आपको लॉस हो रहा है वो यहाँ पे कंपनसेट हो जाएगा, ठीक हो गया। तो प्लिंथ एरिया कॉन्ट्रैक्ट अगर आपका किसी के साथ हो तो उसमें आपका जो एक्चुअल यूनिट रेट बन रहा है उससे आपने थोड़ा सा इंक्रीज करना होता है ताकि वो बालकनी एरिया जो कंसिडर नहीं हो रहा है प्लिंथ एरिया के अलावा जो बाकी एरिया कंसिडर नहीं हो रहा वो उसके अंदर कंपनसेट हो जाए, ठीक हो गया। तो यहाँ पे 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हमने डिस्कस की। यहाँ पे लेक्चर को वाइंड अप करते हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। टिल देन, goodbye, take care, see you guys in next video.